नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। हम केवल क्वेश्चन आंसर को नहीं देखते, उनसे रिलेटेड जितने आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनको भी हम यहीं पर देखते हुए चलते हैं, जिससे आपके एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर लिखे जाते हैं, बन जाते हैं और आपके नोट्स भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की जो बुक है बीएस नेगी जी की, उन बुक को कवर कर रहे हैं और इस बुक का आज हम यहाँ पर 32वां पार्ट कवर करेंगे। अभी तक हमने 31 पार्ट में यहाँ पर 1550 वन लाइनर्स को अतिरिक्त तथ्यों के साथ सीरियल वाइज कवर किया है। ये हमारा इस सीरीज का 32वां पार्ट होगा। इस वीडियो में भी हम 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आप जानते हैं जो 17वीं वन रिपोर्ट है ये आ चुकी है। वन रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वन रिपोर्ट कब से आती है। तो पहली जो ये वन रिपोर्ट थी ये आई थी 1987 में। हर 2 साल में आती है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई थी और यह है 17वीं वन रिपोर्ट। ये आई आपकी जनवरी 2022 में। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के साथ हम यहाँ पर फैक्ट को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो एक तो आपको ये याद रखना है 17वीं वन रिपोर्ट आई कब, ये आई आपकी जनवरी 2022 में। ठीक है, इसके तहत इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। तो ये आपको नंबर याद रखना है। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो उत्तराखंड में 45.44% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी 16वीं में कितना था और 17वीं में कितना है। अगर हम बात करें 16वीं वन रिपोर्ट का जो आपकी 2019 में आई थी, उसके तहत उत्तराखंड में 24,303 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 04 वर्ग किलोमीटर यहां पर वन क्षेत्रफल था। और 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो 17वीं वन रिपोर्ट में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 5 और 3 यानी कि केवल 2.09 वर्ग किलोमीटर की यहां पर वृद्धि हुई। तो अगर आपको पूछा जाता है कि 16वीं से 17वीं रिपोर्ट में कितनी वृद्धि हुई है, आप बताएंगे 2.09 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाता है कि 16वीं वन रिपोर्ट में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन था, जैसे 17वीं में कितना प्रतिशत हमने ऊपर देखा 45.44%, ये आपका 17वीं वन रिपोर्ट में है। और एक चीज याद रखना, 16वीं वन रिपोर्ट में भी यही नंबर आपको याद रखना है 45.44%। परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं एरिया में केवल 2 वर्ग किलोमीटर का चेंज हुआ, तो परसेंटेज में आपका जो चेंज हुआ वो 0.003% हुआ, जो कि बिल्कुल भी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो परसेंटेज 16वीं और 17वीं दोनों में बराबर था 45.44%। नेक्स्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है। हमने वन आच्छादन देख लिया, अब पूछा गया है वृक्ष आच्छादन कितना है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2022 में आई है। इसके अनुसार है आपका 1000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1001 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में ये होगा आपका 1.87%। कंपेयर करते हुए चलेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कितनी बढ़ोतरी हुई है। जो 16वीं वन रिपोर्ट थी उसमें वृक्ष आच्छादन आपका कितना था, उसमें आपका वृक्ष आच्छादन 841 था। 17वीं में कितना है, 1001, यानी बढ़ोतरी कितने की हुई है, 160 वर्ग किलोमीटर की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और परसेंटेज की बात करें तो 1.87% ये वर्तमान में है 17वीं रिपोर्ट में। 16वीं रिपोर्ट में ये आंकड़ा 1.57% था। ठीक है,
17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्ष आच्छादन है? अब आपको दोनों परसेंटेज जोड़ लेने हैं। जो वन आच्छादन था वो कितना परसेंट था? 45.44। ठीक है, वृक्ष आच्छादन कितना है? 1.87%। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 87.41% उत्तराखंड में वन और वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक अति सघन वन किस जनपद में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में जो आपके अति सघन वन हैं ये पाए जाते हैं नैनीताल जनपद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूरे उत्तराखंड में लगभग 5055 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें से 772 वर्ग किलोमीटर, इतना डिटेल में नहीं जाता है लेकिन आपको याद रखने के लिए इनको लिखते हुए चलना है, हो सकता है डीप क्वेश्चन वो बना दे। उत्तराखंड में अति सघन वन कितने हैं? 5055 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 772 वर्ग किलोमीटर जो कि सबसे ज़्यादा है ये नैनीताल में पाए जाते हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला तो बहुत बार पूछा जाता है नैनीताल, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अति सघन वन आपके देहरादून में है और तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी में है। ठीक है, सबसे कम अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम अति सघन वन आपके हरिद्वार में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक मध्यम सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन ये पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। राज्य में जो आपके मध्यम सघन वन हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 12,768 वर्ग किलोमीटर पर आपके मध्यम सघन वन है। अगर आपको पूछा जाए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन है, मध्यम सघन वन, अति सघन वन या खुले वन, तो आप बताएंगे मध्यम सघन वन, और उसमें भी सबसे ज्यादा ये पौड़ी जिले में पड़ते हैं। पौड़ी के बाद नंबर आता है उत्तरकाशी का और तीसरे नंबर पर आता है नैनीताल। क्वेश्चन बनता है सबसे कम मध्यम सघन वन कहाँ है? तो सबसे कम जो मध्यम सघन वन है ये आपके यूएस नगर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जनपद में पाए जाते हैं? हमने अति सघन देख लिया, हमने मध्यम सघन देख लिया, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ नंबर 2, नंबर 3 और सबसे कम। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा खुले वन ये पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। तो एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा अति सघन वन नैनीताल और मध्यम और खुले वन आपके पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर खुले वन सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में मिलते हैं और तीसरे नंबर पर टिहरी में मिलते हैं। ठीक है, सबसे कम कहां पाए जाते हैं खुले वन? ये पाए जाते हैं उधम सिंह नगर में। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला है? तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि पूरे उत्तराखंड में कितने क्षेत्रफल में वन है? 24,305.13 वर्ग किलोमीटर में। इसमें से लगभग 3,300 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3,396 वर्ग किलोमीटर आपका पौड़ी में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस जनपद का है? पौड़ी आपको याद रखना है। सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में है वनों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अब परसेंटेज की दृष्टि से, ये तो क्षेत्रफल में देखा हमने, सबसे ज्यादा पौड़ी और सबसे कम उधम सिंह नगर। परसेंटेज में पूछेगा तो सबसे ज्यादा नैनीताल में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो चाहे परसेंटेज पूछे चाहे एरिया वाइज पूछे, जो उधम सिंह नगर है ये सबसे पीछे है। क्षेत्रफल में सबसे आगे पौड़ी है और परसेंटेज में सबसे आगे आपका नैनीताल है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक झाड़ी किस जनपद में पाई जाती है? उत्तराखंड में जो सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं ये टिहरी जनपद में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए पूरे उत्तराखंड में लगभग 392 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें से लगभग 98 वर्ग किलोमीटर अकेला टिहरी में पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियां आपके टिहरी गढ़वाल में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी में लगभग 97.93 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए, देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा झाड़ियां कौन से जिले में हैं, आप बताते हैं टिहरी गढ़वाल। अगर उल्टा पूछ ले, बताइए सबसे कम झाड़ी कौन से जनपद में है, तो सबसे कम झाड़ियां हैं आपके चमोली जनपद में। ठीक है, लगभग 1 वर्ग किलोमीटर यहां पर झाड़ियां हैं। नेक्स्ट है
राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस नदी बेसिन का है? तो यह है आपका टोंस नदी बेसिन का है। ठीक है, तो टोंस नदी का जो बेसिन है इसका सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर कोसी नदी आती है और तीसरे नंबर पर यमुना नदी आती है। नेक्स्ट है, राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा क्षेत्रफल, रिकॉर्डेड वन वे वन होते हैं जिनको राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी हो, यानी कि राज्य सरकार जिस क्षेत्र को, जिस भूमि को वन घोषित कर चुकी हो, भले ही वहां पर कुछ भी हो, वो आपको सरकारी रिकॉर्ड्स में वन घोषित किया जा चुका है। ठीक है, उस क्षेत्र को रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कहा जाता है। उत्तराखंड का जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है, यानी सरकार कितने एरिया को वन घोषित कर चुकी है? 38,000 वर्ग किलोमीटर को। ठीक है, लगभग 71% यह आपका बैठता है पूरे राज्य का। नेक्स्ट है, राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत वन विभाग के अधीन आता है? देखिए, उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन 4 तरीकों से होता है। कौन कौन से 4 तरीके हैं? एक करता है वन विभाग, वन विभाग के अधीन लगभग 70% आता है। दूसरा करता है राजस्व विभाग, इसके तहत लगभग आपका 13.5% आता है। फिर आता है वन पंचायत, वन पंचायतों के अधीन लगभग 15%। और फिर आता है निजी या नगर प्रशासन, इसके तहत 0.46%। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पूछा जाता है बताइए वन विभाग के अधीन कितना है, बताइए वन पंचायत के अधीन कितना है, राजस्व विभाग के अधीन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वनों के प्रशासन की छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए, वनों के प्रशासन की जो छोटी इकाई होती है इसे बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वनों के प्रशासन की छोटी इकाई होती है इसे बीट कहते हैं। ठीक है, और ये किसके अधीन होती है? तो जो वन रक्षक होते हैं वो इसकी यहाँ पर क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो बीट वाला जो इलाका है, यहाँ पर मेन अधिकारी कौन होते हैं? जो वन रक्षक होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, वो यहाँ पर होते हैं। फिर 2-3 बीट्स को मिलाया जाता है, कुछ बीट्स को आपस में मिलाया जाता है, फिर बनता है सेक्शन। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई है बीट, जहां पर होते हैं वन रक्षक। बीटों को मिलाया जाता है तो सेक्शन बनता है, जो कि वन दरोगा के अधीन या जो फॉरेस्टर होते हैं उनके अधीन होता है। सेक्शनों को मिलाया जाता है तो रेंज बनती है, जो कि रेंजर के अधीन होता है। ठीक है, रेंजों को मिलाते हैं तो उप वन प्रभाग बनता है, जो कि जो प्रांतीय वन सेवा अधिकारी होते हैं उनके अधीन होता है। उप वन प्रभागों को मिलाया जाता है तो वन प्रभाग बनता है। ठीक है, जो कि भारतीय वन सेवा के जो वन संरक्षक होते हैं उनके अधीन होता है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड वन विभाग है इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग का वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड वन विभाग की वानिकी प्रशिक्षण अकादमी आपकी हल्द्वानी में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून, लेकिन वानिकी प्रशिक्षण अकादमी ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। उत्तरांचल वन अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, उत्तरांचल वन अधिनियम ये पारित हुआ था 2001 में। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ये 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग इस क्षेत्रफल में 28.8% वन इस क्षेत्रफल में पाए जाते हैं या इस रेंज में पाए जाते हैं, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अगर हम क्रम की बात करें तो देखिए, टेबल आपको याद रखना है। 300 मीटर से नीचे उत्तराखंड में 12.5% वन पाए जाते हैं। 300 से 600 के बीच में 12.3%, 600 से 1200 के बीच में 16.3%, 1200 से 1800 के बीच में 22.3%, 1800 से 3000 के बीच में आपके 28.8% वन पाए जाते हैं और 3000 मीटर के ऊपर केवल 7.5% वन पाए जाते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखना है, पूछा जाता है सर्वाधिक वन। तो आप देख सकते हैं जो 1800 से 3000 वाली रेंज है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और 3000 के ऊपर सबसे कम है। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है,
जो आपकी 17वीं वन रिपोर्ट आई है इसके तहत कुछ चेंजेस यहां पर किया गया है हाइट के अकॉर्डिंग वन क्षेत्रफल यहां पर बताने में। तो उसकी टेबल भी आपको याद रखनी है, हो सकता है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसके तहत उत्तराखंड में 0 से 500 मीटर तक आपका 11% वन पाए जाते हैं। ठीक है, 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक आपके 16% वन पाए जाते हैं। 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक आपके 41% वन पाए जाते हैं। तो इस नए डाटा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन आपके 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं 41%, 2000 से 3000 मीटर के बीच में 23% और 3000 से 4000 मीटर के बीच में केवल 6% वन पाए जाते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आपको 1000 से 2000 वाली रेंज में पूछे तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए, अदरवाइज जो आपका पुराना डाटा है उसके आधार। ठीक है, चलिए पहले कि ये वाले क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है, सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 17वीं में हाइट का पैमाना थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। नेक्स्ट है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं। जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये आपके 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वह उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा थोड़ी कम होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो वन होते हैं देखिए 1500 मीटर की ऊंचाई तक जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश कम होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन ये कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों को। ठीक है, तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे वन आपके जो शिवालिक क्षेत्र है इसके अलावा दून घाटी है वहां पर ये मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य में कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। उत्तराखंड में जो कोणधारी वन है ये आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो कोणधारी वन ऐसे वन जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और इन वृक्षों का प्रमुख वृक्ष है चीड़ का वृक्ष। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो चीड़ का वृक्ष है। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो लीसा हमें चीड़ वृक्ष से ही प्राप्त होता है। लीसा से रेजिन इसके अलावा तारपीन आदि बनाया जाता है। ठीक है, तो लीसा हमें किस वृक्ष से प्राप्त होता है, ये हमें चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। लीसा को लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो लीसा निकाला जाना शुरू किया गया, कब से निकालने का कार्य शुरू हुआ, तो उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष से लीसा इसकी निकासी या इसको निकालना 1890 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये आपके 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और हाल ही में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा गया था। ठीक है, आपको बताया गया कि बताइए पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन सी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर ये पूछा गया है। एल्पाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। जो एल्पाइन घास के मैदान होते हैं इनको बुग्याल या मीडो कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड का वरदान ये कहा जाता है बांज वृक्ष को। ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है विश्व में बांज वृक्ष की कितनी प्रजाति पाई जाती है। देखिए पूरी दुनिया में बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि केवल अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक होता है आपका यहाँ पर सफ़ेद बांज, हरा बांज, भूरा, फ्लायंट और रियांज। तो उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां हैं और विश्व में 40 प्रजातियां हैं, ये भी पूछा गया है।
बांज वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? देखिए जो बांज का वृक्ष होता है यहाँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और अभी हमने ऊपर देखा कि इस प्रकार के वृक्ष किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम या साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम ये है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बांज वृक्ष का साइंटिफिक नाम, वनस्पतिक नाम क्या है? क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है? तो शिव की जटा ये कहा जाता है बांज वृक्ष को। ठीक है, जो एक वयस्क बांज वृक्ष होता है उसकी जड़ों में 3.5 घन मीटर जल को रोकने की क्षमता होती है, जल धारण करने की क्षमता होती है। कितने घन मीटर? 3.5 घन मीटर। ठीक है, इसीलिए इसे शिव की जटा भी कहा जाता है। तो बांज के कई सारे नाम है। उत्तराखंड का वरदान कहते हैं, उत्तराखंड का हरा सोना भी बांज वृक्ष को कहा जाता है। इसके अलावा शिव की जटा भी इसे कहते हैं। राज्य में स्थित किस वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है? तो कत्था बनाया जाता है खैर वृक्ष से। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसके तनों से कागज प्राप्त किया जाता है? तो कागज भोजपत्रों से बनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, ठीक है, जो कृषि की सर्वोच्च संस्था है भारत में ICAR, और इसने पूरे भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से ये 8 भाग हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो 8 भागों में बांटा है किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1929 में। उत्तराखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए उत्तराखंड में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, उत्तराखंड की मृदा को पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया है। उत्तराखंड की मिट्टी में जो आपका चूना और फास्फोरस होता है, इनकी कमी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जो जीवाश्म होता है, इसकी अधिकता उत्तराखंड की मिट्टी में देखने को मिलती है। पर्वतीय भागों में मृदा का pH मान कितना होता है? पर्वतीय भाग यानी कि उत्तराखंड की मिट्टी, तो उत्तराखंड की जो मृदा है इसका pH मान 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? देखिए उत्तराखंड में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, खासतौर पर हरिद्वार, यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये आपको याद रखना है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। गन्ने व धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए गन्ने और धान की फसल के लिए तराई मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो उत्तराखंड के अंदर तराई क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी होती है ये दलदली होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी कहते हैं। और जो यहाँ की ये दलदली मिट्टी होती है ये तराई मिट्टी कहलाती है, क्योंकि तराई क्षेत्र में पाई जाती है और यह मिट्टी धान और गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है। आपने कमेंट करके बताना है उत्तराखंड में सर्वाधिक धान और सर्वाधिक गन्ना किन किन जनपदों में होता है। नेक्स्ट है, किस मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है? तो देखिए रेगूर मिट्टी ये कहा जाता है काली मिट्टी को। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत में तीसरे सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मिट्टी की, तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर भारत में लाल मिट्टी और तीसरा नंबर आता है काली मिट्टी का, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। राज्य की शिवालिक पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक पहाड़ियों में उत्तराखंड में टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो नैनीताल का जो भीमताल क्षेत्र है यहाँ पर क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। राज्य में नई कृषि नीति कब जारी हुई थी? तो राज्य के अंदर नई कृषि नीति 2011 में जारी की गई थी। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश काल के विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को किन 5 भागों में बांटा गया था? देखिए, ब्रिटिश काल में विकेट बंदोबस्त हुआ था। विकेट बंदोबस्त को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विकेट बंदोबस्त आपका 1863 में हुआ था। यह ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, और ये जो भूमि बंदोबस्त था ये 30 साल के लिए किया गया था। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। इसीलिए ये पहला 30 साला बंदोबस्त था। अगर आपको पूछा जाए पहला 30 साला बंदोबस्त कब हुआ, आप बताएंगे 1863 में। इसे किसने किया था? विकेट ने किया, और उसी के नाम पर इसका नाम विकेट पड़ा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था? विकेट बंदोबस्त। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं। एक भूमि बंदोबस्त भारत की आज़ादी के बाद होता है। इनके ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने उत्तराखंड के और जो टिहरी रियासत है इनके भूमि बंदोबस्त के बारे में बात करी है। आप उसे प्लेलिस्ट में उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में जाके देख सकते हैं। तो इसने किन 5 भागों में बांटा था? तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान और कंटीली भाग में इसे बांटा गया था। ठीक है, कंटील। पर्वतीय भागों में कितने प्रकार की भूमि मिलती है? तो देखिए, पर्वतीय भागों में उत्तराखंड में 3 प्रकार की भूमि यहाँ पर देखने को मिलती है। एक मिलती है तलाऊ, एक होती है उपराऊ, ठीक है, और एक होती है इजरान। नेक्स्ट है, वह भूमि जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है उसे तलाऊ भूमि कहा जाता है। ठीक है, जंगलों के बीच पाई जाने वाली अपरिपक्व भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जंगलों के बीच या जंगलों के जो किनारे किनारे पथरीली भूमि होती है उस भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय भागों में गांव के नज़दीक पाई जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय भागों में जो गांव के नज़दीक भूमि होती है उसे घर्य भूमि कहा जाता है। जो भूमि गांव वाले इलाकों में जंगलों के नज़दीक होती है उस भूमि को क्या कहा जाता है? उस भूमि को बुनिया कहा जाता है। बुनिया कहा जाता है या वन्य भूमि कहा जाता है। और ऐसी भूमि जो गांव के बीच में होती है उसे बिचलिया भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं? तो समुच्च खेती को कंटूर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है और इस सीरीज का 16वां प्रश्न है हमारा, अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो जहां पर ढालू भूमि होती है, ढलान वाली भूमि होती है, वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का। आज हमने 32वां पार्ट यहाँ पर कवर किया और 1600 क्वेश्चंस को हम सीरियल वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरा उनको एनालिसिस करते हुए उनके पूरी जो एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ से बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने एक एक क्वेश्चन को पूरा कवर करते हुए इस सीरीज़ में हम आगे बढ़े हैं। अभी इसके आपके और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और ऊपर से हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। मैं आपको केवल जो बुक में क्वेश्चन आंसर है उनको नहीं कराता हूं, उनसे रिलेटेड भी जो अदर आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। एक जैसे सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है और कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।